आज का ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो अपना एक लॉन्ग टर्म अथॉरिटी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। आज हमारे साथ एक नहीं दो ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने 2012 से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। आज उनके ब्लॉग पर 1 मिलियन से ज़्यादा मंथली विजिटर्स हैं। उनका मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो यूएस का है और पिछले 9 सालों से कंटिन्यूस उनका ब्लॉग ग्रो होता जा रहा है। तो हेलो मिस्टर जिग्नेश एंड ध्वनेश, आपका स्वागत है मेरा चैनल प्रीतम नगराले पर। थैंक यू प्रीतम। सबसे पहले ये बताइए कि आप दोनों कब और कहाँ मिले और आपके दिमाग में ब्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं और ध्वनेश सब दोनों साथ में जॉब कर रहे थे 2010 में। हमारी जो लास्ट कंपनी थी वहाँ पे, और दोनों का कहीं ना कहीं था कि कुछ तो हटके करना है, 9 to 5 जॉब से हटके कुछ तो करना है। तो भी वो कुछ क्या हो सकता है, तो ब्लॉगिंग हो सकता है। तो फिर म्यूचुअली डिस्कस हुआ, डिसाइड हुआ कि कुछ ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब कुछ करते हैं ब्लॉगिंग में। तो कौन सा निश पकड़ना है, फिर वो एक दो हमने निश ट्राई किए थे। उसके बाद हम टेक में जाके सेटल हुए थे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। वो ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑलरेडी पहले से काम कर रहा था एंड जिग्नेश केम लेटर एंड ही वाज सीनियर, वो मेरे सीनियर थे। तो हम दोनों के ही कुछ अपने साइड हसल्स चल रहे थे। तो एंड कॉमन इंटरेस्ट ब्लॉगिंग में जाके मिला था। तो टेक्नोलॉजीज वाज अ कॉमन इंटरेस्ट था एंड देन दिस इज हाउ वी हमने सोचा कि भी चलो एक से तो नहीं हो पाएगा, तो दोनों मिलके कुछ साइड हसल शुरू करते हैं। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड ब्लॉग ऑन कैटरिंग एप्पल कंज्यूमर्स। राइट ओके, गुड। तो आप दोनों की जर्नी के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली ब्लॉगिंग ही आपने मतलब क्यों चुना? ब्लॉगिंग मतलब आपने कहीं देखा था ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग से लोग कमा रहे हैं या किस तरह से ब्लॉगिंग से लोग इनकम कर सकते हैं? ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट इस हिसाब से हुआ, जैसे हम लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हम एसीओ कर रहे थे। तो एसीओ एक होता है, वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट इन आवर लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट एक होता है कि कहीं ना कहीं एक लिमिटेशंस आ जाती है, राइट। एंड व्हाट वी फाउंड इज कि ब्लॉगिंग इज़ द वे जो हमारी एसीओ एक्सपर्टीज़ है उसको एक्सपेरिमेंट कैसे नो करें, कैसे और पहलू एसीओ के सीखें, कैसे कंटेंट राइट करा जाता है। तो 360 डिग्री अगर एसीओ कहीं के अगर अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे सीख सकते हैं, तो वो लगता था कि ब्लॉगिंग ही है। सो दिस इज़ हाउ ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट और ज़्यादा हुआ। बहुत सारे ब्लॉग्स उस टाइम ब्लॉगस्पॉट बहुत ज़्यादा चलते थे। तो वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट नीश। तो उस हिसाब से हमें फिर लगा कि ओके आगे चल के हमें ब्लॉगिंग ही एज अ करियर परस्यू करना है, बिकॉज यही एक ज़रिया है टू लर्न 360 डिग्री एसीओ, इंटरनेट मार्केटिंग एंड ऑल स्टफ्स। सो या दिस इज हाउ ब्लॉगिंग बिकेम कोर इंटरेस्ट। सो मिस्टर ध्वनेश, ये बताइए कि क्या iGigs ब्लॉग क्या आपका पहला ब्लॉग है और इसके अलावा भी आपके कोई ब्लॉग्स हैं क्या भी? नहीं, iGigs ब्लॉग सबसे पहला ब्लॉग नहीं था। हमने सबसे पहला ब्लॉग जो शुरू करा था वो था iPhonestuffforyou.com। अगेन वो एप्पल कंज्यूमर को कैटर करने के ध्यान के रख के ही हमने वो शुरू करा था। उसके थोड़ी देर बाद हमने techstuffforyou.com करके एक और ब्लॉग शुरू करा था जो एंड्रॉयड कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए करा था। दोनों ब्लॉग बहुत ही अच्छे चल रहे थे, बट आई थिंक इन जून 2012 iPhonestuffforyou.com जो सबसे पहला ब्लॉग था वो पेनलाइज हो गया। उसके थोड़ी देर ही बाद TechStuffForYou की भी बारी आई, वो भी पेनलाइज हो गया। फिर वी ट्राइड कपल ऑफ ब्लॉग्स। आई थिंक iStuffForYou.com एक नाम था, एक दो और ऐसे ब्लॉग थे। वो कुछ ब्लॉग्स भी दे ऑल्सो पेनलाइज्ड इन नो टाइम। सो देन थोड़ी देर हम रुक गए कि एक के बाद एक ब्लॉग पेनलाइज होते जा रहे हैं। उस टाइम गूगल भी थोड़ा एग्रेसिव था टू गेट रिड ऑफ स्पैम लिंक्स एंड पुअर क्वालिटी कंटेंट। तो हम थोड़ी देर रुक गए कि ओके व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या गलत हम क्या कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करा, थोड़ा हमने सोचा समझा कि ओके आगे चल के हमें अभी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद जन्म हुआ iGigsblog.com का, अगेन कैटरिंग एप्पल कंज्यूमर, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज एंड एप्पल वाज अ प्राइम इंटरेस्ट। सो इसी तरह iGigsblog.com शुरू हुआ और यह अभी एक ही लौता ब्लॉग है आज की तारीख में। तो ये आपका एकमात्र ब्लॉग है अभी iGigs ब्लॉग, राइट। तो मिस्टर जिग्नेश, आप बताइए कि आपकी ब्लॉगिंग से पहली इनकम कब हुई और वो कितने अमाउंट की थी? एक्चुअली वी डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी पहली इनकम होगी और इतनी सारी होगी। एट दैट टाइम अगर मैं बात करूँ तो पहली जो इनकम थी वो मार्च 2011 में कुछ 5,000 रुपया हमने पहला एक चेक आया था गूगल का। सो दैट वाज वेरी फर्स्ट इनकम ऑफ आवर ब्लॉगिंग जर्नी। और उसके बाद फिर मंथ ऑन मंथ वो बढ़ती ही गई।
पहली अच्छा। इनकम की बात करें तो 5,000 रुपया की, जो कि मार्च 2011 में आई थी। मैंने एक्चुअली अपना ब्लॉग जो था टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट किया था, technocean.com उसका नाम था, और उसके 6 महीने के बाद मुझे फर्स्ट इनकम आई थी $100 की कुछ के करीब कुछ इनकम थी। तो वो भी एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मेरी ब्लॉगिंग से फर्स्ट इनकम थी। वैसे तो मैं उससे पहले ही एफिलिएट मार्केटिंग करता था, लेकिन ब्लॉगिंग से फर्स्ट इनकम मेरी 6 महीने के बाद आई थी। तो हर ब्लॉगर के लिए जो उसकी फर्स्ट इनकम होती है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है उसके लिए। करेक्ट राइट। 100% एग्री। और हमने कभी सोचा नहीं था कि मनी वॉज नॉट द प्राइम कंसर्न एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज हमें बस कुछ करना था, ब्लॉगिंग के जरिए कुछ सीखना था। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। बट जब हमने मोनेटाइज करना शुरू करा और पहली बार एक इनकम देखी, तो लगा कि ना अभी ये आगे जाएगा। 2012 में आपने एप्पल के निश पर काम करना स्टार्ट किया था। तो आप लोगों को एप्पल के ही निश में काम करना है, इसका इंटरेस्ट कब और कैसे आया? आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग स्टोरीज बिहाइंड इट। अगर मेरी बात करूँ तो गीकीपन तो आई थिंक टीनेज की एज से भी था। आई यूज्ड टू प्ले विथ गैजेट्स, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो तो भी फिर छेड़खानी उसके साथ करना, वो सब था। तो टेक इंथुजियास्ट पहले से थे, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम आएगा कि हम उस अपने हॉबी को ही करियर के तरह लेके जाएंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग इन IT, आई स्टार्टेड वर्किंग इन SEO। तो वहाँ से ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट शुरू हुआ, और उस टाइम स्मार्टफोन्स का एरा भी शुरू हो चुका था। तो आई बॉट सैमसंग स्मार्टफोन, बस वही रीज़न था। अगेन R&D शुरू हो गई। उस टाइम वो था रूट कैसे करें, तो वो सीखना शुरू हुआ। अगेन उस टाइम वो कुछ थॉट नहीं आ रहा था कि उसको एज ए कैरियर लेके जाए। उस दौरान भी कुछ एज ए ब्लॉगिंग सीखने के चलते कुछ और ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग हम ट्राई करते रहते थे। बट लेट 2010 आई गेस आई कम टू नो अबाउट एप्पल एंड स्टीव जॉब्स। बहुत सारी स्टोरीज सुनी पढ़ी, तो इट वॉज ईजी टू रिलेट विद एप्पल। तो एक था कि एक डॉट्स के बाद एक डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए थे। उस दौरान iPhone 4 लॉन्च हुआ था, तो नाम सूझा कि iPhone स्टफ्स फॉर यू। तो उसी डोमेन को रजिस्टर करके हमने ब्लॉगिंग शुरू करा। सो दिस इज़ हाउ और टेक एंथुसियास्ट पहले से थे, तो आज की तारीख में वही है। तो वी कैन नॉट इमेजिन एज ऑफ नाउ अभी भी कि हम टेक से बाहर निकल के कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और नीश में काम करें। राइट। तो टेक्नोलॉजी में आपको पहले से इंटरेस्ट था, और उसमें भी क्योंकि iPhone 4 जब भी लॉन्च हुआ था तो आपने सोचा कि iPhone स्टफ आपने लॉन्च किया, और उसके बाद अभी आई गीक्स ब्लॉग है। राइट। तो मुझे बताइए कि आप जो आपका ब्लॉग है iGeeks ब्लॉग, तो उसमें आपकी कंटेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहती है? आप टॉपिक्स कैसे रिसर्च करते हैं, और मंथली कितने कंटेंट आप पब्लिश करते हैं? राइट। वी हैव फाइन ट्यून्ड प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर्स। पहले हम बस वैसे ही व्हेन वी स्टार्टेड, जब हमने शुरू करा था तो वैसे ही कुछ रैंडम्स आर्टिकल चूज़ कर लिए, हमने खुद ही आर्टिकल राइट कर लिए एंड पब्लिश कर दिए। फिर उस पर SEO करना, रैंकिंग लाना, वो सब चलता रहता था। फिर कुछ जो iPhone स्टफ फॉर यू पहले था वो पेनलाइज्ड भी हुआ। उसके बाद 1-2 और ब्लॉग भी पेनलाइज हुए। फिर हमने ब्रेनस्टॉर्म भी करा। उसके बाद हमें पता चला कि ओके कंटेंट क्वालिटी भी इतना मैटर करेगा, SEO के हर एक पहलू को हमें ध्यान में रखना होगा। तो देन वी स्टार्टेड कि ओके हम आर्टिकल्स तो अच्छा लिख लेते थे, बट ओके हमें अभी करना क्या है, तो राइटर्स को ऑन बोर्ड लाना होगा, जिनका इंग्लिश, जिनका राइटअप हमसे काफ़ी अच्छा हो। तो वी स्टार्टेड ब्रिंगिंग राइटर्स ऑन बोर्ड। उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहता था कि ओके कुछ ही रैंडम ऐसे ही आर्टिकल्स पकड़ लिए और उस पर लिख दिया। देन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो हमें पता चला कि एप्पल में हर एक नीश में शायद कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेंड्स चलते होंगे। एप्पल में अगर इफ़ यू हैपन टू नो, साल में एटलीस्ट उनके 2 इवेंट्स तो होते हैं, राइट। तो एक होता है WWDC इन जून, एक होता है सितंबर, जहाँ पे वो लोग न्यू iPhones एंड मैक एंड वो सब लॉन्च करते हैं। तो वी गेट टू नो पैटर्न, ओके इस दौरान हमें ये से आर्टिकल पब्लिश करने हैं, क्योंकि उस टाइम वो चीज़ों के ट्रेंड्स रहते हैं। तो जब WWDC में सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं तो नाउ वी उस दौरान क्या करते हैं हम, वी चेंज द स्ट्रेटेजी। वी ट्राई टू फोकस ऑन iOS, जो भी सॉफ्टवेयर एप्पल ने रिलीज़ करे हैं उसके चलते जो भी आर्टिकल्स हैं हम उसको चूज़ करते हैं। फिर वो चलता रहता है। देन आफ्टर 3 मंथ्स एप्पल की मेन इवेंट आ जाती है, जहाँ पे वो iPhone लॉन्च करते हैं, वो सब करते हैं। तो उसके बाद अगेन हमारा स्ट्रेटेजी चेंज हो जाता है एंड वी फोकस ऑन न्यू हार्डवेयर्स, न्यू iPhones, न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। फिर डाउन द लाइन हम वो भी सीखते गए कि ओके iPhone में प्रॉब्लम्स तो होते हैं, बट पीपल आर ऑल्सो लुकिंग फॉर उसमें
एप्स भी, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एप्स जो उनके आईफोन में उनको चाहिए. दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्सेसरीज टू प्रोटेक्ट देयर प्रोडक्ट्स. सो वो एक स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ बन गई कि ओके, एक नया हार्डवेयर आता है, नई इवेंट के बाद एक स्ट्रेटेजी वो बन जाती है, टॉक अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, उसके लिए एक्सेसरीज, वो सब चलता रहता है. तो उस हिसाब से पूरा एक ट्रेंड्स हमारा एक सेट हो चुका है. तो उस हिसाब से हम कंटेंट सिलेक्ट करते जाते हैं और पूरे साल इस तरह से काम करते हैं. इन बिटवीन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो ऑल ऑफ सडन से ट्रेंड में आ जाती है, तो हम उसको कवर करते हैं. तो दिस इज हाउ वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू फॉलो ट्रेंड्स. आज हमारे एप्पल कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, दैट्स व्हाट वी लुकिंग आफ्टर, और वही हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कवर करें. तो दिस इज हाउ आवर मेन स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट द कंटेंट. ओके, बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपने बताया कि किस तरह से आप कंटेंट की प्लानिंग करते हैं, कि क्या है आपकी स्ट्रेटेजी है. बहुत सारे लोगों को जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली मैं भी एक्चुअली मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपके कंटेंट स्ट्रेटेजी से. तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो मैंने जैसे देखा था आपका ब्लॉग, तो आपके ब्लॉग पर आप दोनों भी कंटेंट लिखते हो. तो आपके अलावा भी कोई कंटेंट राइटर्स हैं जो कंटेंट पब्लिश करते हैं, आपके पोस्ट करते हैं, आपके ब्लॉग के लिए लिखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, आज की तारीख में हम कोई भी कंटेंट नहीं लिखते हैं. जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमारे जो राइटर्स हैं वही लिखते हैं, बिकॉज दे नो बेटर देन अस कैसे कंटेंट लिखा जाए. तो आज की तारीख में हम जस्ट मैनेज कर रहे हैं ब्लॉग को, राइट. बाकी जो भी कंटेंट है वो हमारे राइटर्स सिलेक्ट करते हैं, वही ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और वही लिखते हैं. और दूसरा हमारे पास ACO की टीम भी है, वो भी उनको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड यूज़र सर्च इंटेंट क्या होता है, गूगल को क्या चाहिए. तो दिस इज़ हाउ वी मैनेज कंटेंट एज ऑफ नाउ एज अ टीम. राइटर्स अपना जान लगा देते हैं टू ऐड वैल्यू, और ACO ट्राई करते हैं टू गेट द रैंकिंग एंड गेट द ट्रैफिक. कितने कंटेंट आप पब्लिश करते हैं हर महीने आप? वो पहले एक रहता था कि एवरी डे, बिकॉज जब IG's ब्लॉग ने मोमेंटम शुरू हुआ, वहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू हुआ, तो एक टाइम था हमें लगा कि नहीं, अगर बिकॉज हमें ACO भी आता था, तो वी यूज्ड टू गेट रैंक. बहुत सारा ट्रैफिक आना शुरू हुआ, तो ट्रैफिक के चलते रेवेन्यू भी शुरू हुआ. तो एक होता है ना कि ओके, अगर हम ये हमें आता है, तो अगर हम क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे तो हमें और ट्रैफिक मिलेगा और रैंकिंग आएगा. सो वी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर नो क्वांटिटी, कि भी आज के तारीख में मैं दिन में मिनिमम 5 तो आर्टिकल्स पब्लिश करने ही करने हैं, राइट. और उस टाइम टीम भी बहुत छोटी थी. तो लेटली कुछ गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स भी इन बिटवीन आते रहते हैं, तो उन्होंने भी समझाया भी क्वालिटी के पीछे नहीं भागते हैं, थोड़ा क्वालिटी भी मैटर करता है, और बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है. तो वी स्टार्टेड एक्सपांडिंग अवर टीम. तो क्वांटिटी तो वही मेंटेन हो जा रही है. आई थिंक दिन में हम शायद 5 या कुछ आर्टिकल्स पब्लिश कर पाते हैं. बट अगेन फोकस अभी यही है क्वालिटी पे. हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारे कंटेंट में, क्योंकि आज की तारीख में कॉम्पिटिशन्स भी इतनी है. एक टॉपिक पे बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी लिखे जा चुके होते हैं और या लिखे जाने वाले हैं. तो हमारा फोकस ये रहता है कि हम क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, राइट. तो हमारे यूज़र को है वो उसमें हमारे आर्टिकल्स में से क्या चीज़ मिलेगी जो बाकी आर्टिकल्स में नहीं है. सो दैट्स व्हाट आवर फोकस एज ऑफ नाउ, इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी. हम ये ट्राई करते हैं हमारे यूज़र्स को वैल्यू ऐड करें. हम फोकस करते हैं कि गूगल को क्या चाहिए. सो दिस इज तो अभी क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा है. हाँ, टीम बड़ी है तो क्वांटिटी उतनी ही मेंटेन हो जा रही है, राइट. तो आपका टारगेट रहता है कि कम से कम 5 क्वालिटी वाले कंटेंट आप रेगुलरली डेली बेसिस पे पब्लिश करें आप. ऑन एन एवरेज 5 आर्टिकल्स आई थिंक मिनिमम आज की तारीख में भी होते हैं. तो जैसे कि मैंने आपके ब्लॉग को देखा है, तो एडसेंस के एड्स तो मुझे दिखे हैं आपके ब्लॉग पर. तो एडसेंस के अलावा भी आपके कोई और अर्निंग सोर्सेज हैं कि आपके ब्लॉग से, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग या कोई और? जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गूगल एडसेंस का ऐड, एक्चुअली हम पहले ऐसा था कि हम गूगल एडसेंस का ऐड यूज़ करते थे और पूरा हमारी ओर से ही पूरा ऐड मैनेज करते थे, कौन सा स्लॉट कहाँ लगेगा और किसका प्लेसमेंट चेंज करना है, ये वो. बट almost 3-4 years back we came to know कि there are certain companies, there are certain agencies who can manage your ads on behalf of you. तो हमने एड पुशअप को कांटेक्ट किया एंड nowadays they are managing our ad. तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो एड मैनेजमेंट का हेड है कि वो निकल जाता है कि कौन सा एड स्लॉट कहाँ लगाना है, कौन सा एड स्लॉट कहाँ परफॉर्म करेगा नहीं करेगा. तो एक तो हुआ ये एड पुशअप का एड जो एड चल रहा है गूगल का. दूसरा हमारे पास अमेज़न का अफिलिएट है, दूसरा हमारे पास सेराशेल का अफिलिएट है, दूसरा इम्पैक्ट का अफिलिएट है.
अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास माई कॉमर्स का अफिलिएट है, जहाँ से हम सॉफ्टवेयर का अफिलिएट चलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास बहुत सारी स्पॉन्सर्ड कंटेंट की इंक्वायरीज आती रहती है, तो हम वहाँ से भी वी आर गेटिंग सम बक्स। तो ये एक और भी रास्ता है, मतलब टू मेक मनी आउट ऑफ कंटेंट। ओके, एब्सोल्यूट। तो काफ़ी अच्छा बताया आपने ऐड पुशअप के बारे में कि ऐड पुशअप किस तरह से ऐड मैनेज करता है आपकी वेबसाइट में और किस तरह से हेल्प करता है आपके रेवेन्यू को ग्रो करने के लिए। और इसके अलावा भी जैसे आपने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी रन करते हैं आपके ब्लॉग पे, जैसे शेयर सेल, अमेज़न और भी है इम्पैक्ट, और स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी लेते हैं आप। तो मतलब काफ़ी सारे रेवेन्यू के मॉडल्स हैं आपके ब्लॉग के थ्रू, राइट। क्या आप मेरी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपकी जो ब्लॉगिंग की जर्नी में है किस तरह से चैलेंजेस आए, आपने उन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम किया? और जैसे कि हम गूगल एल्गो अपडेट्स की बात करते हैं तो एवरी ब्लॉगर्स टॉक अबाउट द गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स, क्योंकि जब भी गूगल का कोई अपडेट आता है तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आते हैं, या तो अप साइड या डाउन साइड। तो आपके ब्लॉग में भी शायद गूगल के कुछ अपडेट्स आए होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर डाउन साइड आए तो किस तरह से आपने उसको एक्चुअली हैंडल किया और रिकवर किया? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अब ब्लॉगिंग की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है गूगल की तरफ से। जब भी उनके गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स आते हैं तो हमारे साथ भी वैसा होता ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जब भी कुछ एल्गोरिदम अपडेट्स आता है तो समटाइम्स कुछ इम्प्रूवमेंट्स, समटाइम्स हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भी वो में थोड़ा बहुत हैम्पर भी करके जाता है। जैसे आईफोन स्टफ 4 के टाइम हुआ था, हमारा ब्लॉग एनालाइज भी हो गया था। उसके बाद वी आर अवेयर, तो ये इतना तो नहीं होता है, बट हाँ कभी कभी वो थोड़ा बहुत हैरान परेशान करके तो चाहता ही है। बट वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट, हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं उसके बाद कि इस बार क्या गलतियाँ रह गई है, इस बार अभी गूगल को क्या चाहिए, उसे क्या इम्प्रूव करना है। तो वो हम वी लुक आफ्टर, मतलब वी रिसर्च करते हैं, देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन आवर ब्लॉग, और हमेशा हम बाउंस बैक करते हैं। लास्ट एल्गोरिदम अपडेट जो हुआ था मई 2020, जो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एल्गोरिदम अपडेट्स था, उस टाइम हमने हमारे ट्रैफिक में 5x ड्रॉप देखा था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट था हमारे लिए आज की तारीख में, और काफ़ी सारे ब्लॉग्स के लिए भी था। तो उस टाइम भी हमें थोड़ा रुकना पड़ा, हमने सोचा समझा, थोड़ा बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करा, एंड व्हाट वी कम टू नो कि हमारे ब्लॉग पे जो शायद मिसिंग पॉइंट है वो EAT है, एक्सपर्टीज़, ऑथोरेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो हमने उस पर काम करना शुरू करा। उसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि YMYL, गूगल फोकसेस ऑन YMYL ब्लॉग्स। वो चाहता है कि भी वो वहाँ पे EAT का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एंड हमें थोड़ा वो निग्लिजेंस में रह गए कि हमारा तो टैग ब्लॉग है, वो YMYL में कैसे हो सकता है। But lately we realized कि okay, because what happens is we recommend accessories, gadgets, apps और बहुत सारी चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को, तो कहीं ना कहीं YMYL कैटेगरीज में ही फॉल होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। सो नाउ वी अगेन नो ऑन अ प्रोग्रेसिव मोड टू इम्प्रूव अवर ट्रैफिक। तो या हमेशा गूगल एल्गोरिदम अपडेट कुछ ना कुछ हमें हमेशा चैलेंज करता रहता है, और हमें कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। तो उसके अलावा जो 2 बहुत ही बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस जो हमारे साथ हुए थे, एक हुआ था 2015 में, ब्लॉग बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ट्रैफिक अच्छे से आ रहा है, रैंकिंग भी है, बट एक उस टाइम भी था वो चल रहा है कि ब्लॉग की स्पीड भी इतनी मैटर करती है, वो ब्लॉग को ऑप्टिमाइज़ करना भी इतना ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेते थे, बट वी थॉट के ऑप्टिमाइजेशन, इवन वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू ऑप्टिमाइज अवर ब्लॉग, उसकी भी स्पीड बढ़ाना, बट इवन दो वी वर नॉट सेटिस्फाइड। सो वी थॉट के भी हमें वर्डप्रेस जो जिनकी एक्सपर्टीज़ है उनको ही हम ये आउटसोर्स करें। तो वी आउटसोर्स्ड दिस प्रोजेक्ट टू वन ऑफ द वर्डप्रेस डेवलपर्स। ही वॉज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड इन दिस डोमेन। तो हमने काफ़ी थोड़ा बहुत उसके बाद साथ बातचीत करके उन्होंने ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऑल ऑफ सडन साइट हो गई वाइट स्क्रीन डेड। जैसे आप कभी साइट ओपन करो तो एक वाइट स्क्रीन ही दिखेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि भाई वो साइट वॉज डेड। हमने वर्डप्रेस डेवलपर से बात करी कि भी व्हाट्स वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है।
पता नहीं, फिर एंड ऑफ द डे ही उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए कि भी ये मेरी गलती नहीं है, XYZ वो सब है। देन वी ट्राइड टू कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ वर्डप्रेस डेवलपर्स अगेन, अहमदाबाद के बाहर, अक्रॉस द इंडिया, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। नो वन वॉज देयर टू फिगर आउट कि भी एक्चुअली है क्या इश्यू क्या है ये ब्लॉग में। उस दौरान आई थिंक जिग्नेश हम लगातार 3 दिन तक शायद सोए ही नहीं थे, बिकॉज ब्लॉग एक पीक पे था और वी वांटेड इट टू ऑप्टिमाइज टू फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस, एंड ऑल ऑफ सडन इट वाज डेड। तो 3 दिन तक हम खुद भी लगे हुए थे, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना ट्राई करा, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी करा, ऐसा नहीं था कि भी किसी ने ट्राई भी नहीं करा, बट समहाउ वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। तो 3 दिन तक लगातार हम जागे हुए थे, एंड 3 दिन के बाद चौथी दिन की सुबह को ऑल ऑफ सडन 5 बजे ऑल ऑफ सडन आई वॉज देयर थ्रू आउट द नाइट, कुछ ना कुछ करे जा रहा था, गूगल करे जा रहा था, ये R&D करी वो करी, एंड ऑल ऑफ सडन साइट वेंट लाइव, एंड आई वॉज काइंड ऑफ एक जान में जान आई काइंड ऑफ फीलिंग थी। एंड मैंने तुरंत ना टाइम देखा कुछ देखा, मैंने तुरंत जिग्नेश को फ़ोन लगाया कि भाई जिग्नेश देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर यू, आप igeeksblog.com ओपन करके देखे। तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, भाई तूने करा क्या है, पहले क्वेश्चन से आया। और मुझे भी अभी पता नहीं है एग्जैक्टली मैंने क्या करा है बट हो गया है, बस इतना पता है। तो पता नहीं वो क्या था, 3 दिन तक लगातार वो एफर्ट्स, शायद वो आउट ऑफ पैशन था, एक जी जान लगी हुई थी एक iGeeks ब्लॉग पे। बहुत सारे चैलेंजेस आते जाते रहते थे, तो इस बार तो मैं ऐसा था शायद अंदर समवेयर डीप इनसाइड, इस बार तो इसको नहीं मरने देंगे। iPhone Stuff for You के साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद 1-2 ब्लॉग के साथ भी हुआ था, तो इस बार तो ठान ली थी कि इसके साथ तो कुछ नहीं होने देंगे। तो समहाउ साइट फिर से जिंदा हो गई, एंड वी लर्न अ लेसन आफ्टर दैट कि अगर किसी के कोई भी प्रोजेक्ट पे हमें अगर आउटसोर्स करना है, किसी की हेल्प लेनी है, तो हमें क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि हम काम क्या दे रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो क्या काम करने वाला है, वो अभी कौन सी पोजीशन पे चीज़ें हैं नहीं है, वो कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना। हमें वहाँ से पता चला कि ओके अगर किसी को भी कुछ प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो हमें बहुत ही अवेयर रहना होगा, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि ओके हमने आपने दे दिया और एक काम हो जाएगा। तो ये एक था बहुत ही बड़ा लेसन आउट ऑफ गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स। एक दूसरा फनी इंस्टेंस हुआ था, वो भी अगेन एक लर्निंग लेसन था। आई थिंक इन 2013 or something, Apple used to have a couple of events throughout the year. एक जून में ज़्यादातर होता है WWDC इवेंट, और एक होता है मिड सितंबर और समवेयर, तब वो नए आईफोन्स, नए हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जेल ब्रेक बहुत ट्रेंड में था, आज की तारीख में भी है, बट उस टाइम बहुत ही क्रेज था, एंड वी वर ऑल्सो क्रेजी अबाउट जेल ब्रेक। हम जेल ब्रेक आर्टिकल्स कवर भी करते थे, बहुत सारे एक था वहाँ पे कि आईफोन जो जितना ट्रैफिक उस चीज़ों पे नहीं आ रहा है जो ट्रेडिशनल आर्टिकल्स है, उससे कहीं ज़्यादा जेल ब्रेक पे आता था, क्योंकि एप्पल गिव्स अ काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे क्रेज़ रहता है कि भाई ये हम कंट्रोल्स को तोड़े, हमें आईफोन को हमारे हिसाब से यूज़ करें, तो वो एक बहुत बड़ा क्रेज़ रहता था। तो जेल ब्रेक कम्युनिटी जो थी उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी इवेंट के, अभी हम एप्पल की तरह ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका था नया जेल ब्रेक लॉन्च नहीं हुआ था। सो एवरीवन वाज इन इम्प्रेशन कि आज जेल ब्रेक नया लॉन्च होगा। तो हम भी एप्पल इवेंट की तरह ही हम अपनी तैयारियों में लग गए, आज जेल ब्रेक लॉन्च होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, उस पर कवर करना कल से शुरू करना पड़ेगा, और तो एक और एक चांस एक होगा कि भाई कुछ और ज़्यादा अच्छे कंटेंट लिखेंगे, बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, बिकॉज जेल ब्रेक का क्रेज़ था। तो जेल ब्रेक इवेंट शुरू होने से ही पहले जो ऑलरेडी हमने जेल ब्रेक के आर्टिकल्स कवर कर रखे थे, उस पर ऑल ऑफ सडन स्पाइक आना शुरू हो गया। तो इतना ज़्यादा स्पाइक आया कि सर्वर वो ट्रैफिक को हैंडल ही नहीं कर पाया, एंड सर्वर वॉज क्रैश्ड एंड साइट वॉज डाउन अगेन। ऑन टॉप ऑफ दैट जेल ब्रेक इवेंट में तो उन्होंने कुछ बातें करी, पर जेल ब्रेक तो लॉन्च ही नहीं हुआ। तो इट वॉज लाइक खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ना। हमने सोचा था कि कल से कुछ और अच्छे कंटेंट लिखेंगे, कुछ और अच्छा ट्रैफिक आएगा, उसके बजाय साइट वेंट डाउन।
सो व्हाट लेसन वी लर्न कि ओके हमें ये ब्लॉगिंग जो हमें इंटरेस्ट है, राइटिंग कंटेंट, डूइंग एसीओ, उसके अलावा भी वो थे पहलू ध्यान में, बट इतना इम्पोर्टेंस कुछ चीज़ों पे नहीं जा रहा था फोकस। सो वी लर्न लेसन कि ओके टाइम टू टाइम हमें सर्वर पे फोकस करना है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम एसीओ एंड राइटिंग कंटेंट, उस पर भी फोकस करना ज़रूरी होता है। देन वी माइग्रेटेड टू अ बेटर सर्वर, तो वहाँ से भी एक लेसन मिला कि भी ओके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शायद इंटरेस्ट एरिया में नहीं है, बट अगर हमें हमारे इंटरेस्ट को परस्यू करना है तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिसका हमारे इंटरेस्ट से दूर से लेना देना नहीं है। तो उसके बाद ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने फोकस करना शुरू करा जो ब्लॉगिंग के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी था, जो हमारे इंटरेस्ट एरियाज़ में नहीं थे। तो ये 2 इंस्टेंसेस है जो गूगल एल्गोरिथम के बाहर वो हमारे बहुत क्लोज है। वो काफ़ी बार हम जब ऐसे ही बैठते हैं तो हम डिस्कस करते रहते थे, उस टाइम को याद करते रहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका, आपने काफ़ी सारी बातें बताई और बहुत सारे चैलेंजेस आए आपके लिए ब्लॉगिंग की जर्नी में, और काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बेसिकली ये जो चैलेंजेस होते हैं उन्हीं की वजह से हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं, और काफ़ी ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसी की वजह से एक्चुअली हम अपने ब्लॉग को या हमारे पैशन को आगे लेके जाते हैं। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर आपके पैशन को आपको ज़िंदा रखना है, आपको पैशन को आपको ग्रो करने का है, तो आपको वो चीज़ें भी सीखनी चाहिए जो कि आपके पैशन में नहीं आती, जो आपके इंटरेस्ट में नहीं आती। तो ये बताइए कि आपका एसीओ में कितना फोकस होता है और आपकी एसीओ की स्ट्रेटेजी क्या होती है? एसीओ में जैसे हमने अभी रिसेंट में बात करी कि मई 2020 में बहुत ही बड़ा एल्गोरिथम अपडेट था, खास करके हमारे ब्लॉग के लिए भी। तो उसके बाद वी कम टू नो कि आवर ब्लॉग फॉल इनटू YMYL कैटेगरी, तो उसके लिए हमें EAT पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एज ऑफ नाउ हमारी एसईओ स्ट्रेटेजी है जो उसके इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती है। एक्सपर्टीज़ बिल्ड करना, ऑथोरेटिवनेस बिल्ड करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। तो उस हिसाब से हमने ब्लॉग पे भी वैसे ही चेंजेस करे हैं। जैसे हमारे राइटर्स अभी अगर आप ideasblog.com ओपन करेंगे तो दे आर ऑन इन वो आगे हैं, मतलब वो ही दिखते हैं आपको, क्योंकि EAT के चलते ब्लॉग की, आर्टिकल्स की और आर्टिकल जो लिखते हैं उनकी तीनों की चीज़ों की EAT होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम अभी फोकस कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। दूसरा जो कर रहे हैं वो है, तो उस हिसाब से हम ऑथर्स के थ्रू ही वो ही लोग अपनी EAT दे राइट अबाउट देयर एक्सपर्टीज ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरा, सर्टेन एप्पल के फोरम्स है, वहाँ पे डिस्कस करना। प्राइम पर्पज इज़ नॉट टू बिल्ड लिंक्स, जस्ट टू बिल्ड EAT। काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने बहुत पहले से बंद कर दी थी, जैसे ट्रेडिशनल जो हम डायरेक्टरी सबमिशन करते हैं या कुछ ऐसी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया में बुक मार्किंग करते थे या आर्टिकल सबमिशन करते हैं, तो वहाँ पे तो फोकस हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया है। नाउ फोकस इज़ टू बिल्ड क्वालिटी लिंक्स फ्रॉम आवर रिलेटेड डोमेन्स, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वो फोकस रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की तारीख में वी हैव टीम, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल इन आवर टीम जो एसीओ जानते हैं, तो वो टीम ही ज़्यादातर कॉल लेती है कि आज की तारीख में एसीओ क्या करना है, क्या नहीं करना है। दे हैव फुल फ्रीडम द वे दे वांट टू डू एसीओ, तो ज़्यादातर डिसीजंस हमारी जो टीम है वो ही लेती है। वी जस्ट कीप एन आई व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। हाँ, अभी की तारीख में फोकस है EAT पे ज़्यादातर फोकस है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि एसीओ के लिए आपकी टीम है जो कि हैंडल करती है आपकी एसीओ के टास्क को, और ज़्यादातर जो आपका फोकस होता है वो क्वालिटी लिंक्स बिल्ड करना होता है, और जो गूगल का EAT फैक्टर है वो उसमें आपको अथॉरिटी बनानी होती है हर एक ऑथर के लिए, जो भी आपके ब्लॉग पर जो भी ऑथर्स होते हैं उनके लिए, राइट। उसके अलावा हमने एक और काम करा है, वो है वेब वाइटल्स पे। गूगल का ये फोकस जो रहा था कि अभी मई 2021 से वेब वाइटल्स इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रैंकिंग। तो बहुत मतलब जो पास्ट एक्सपीरियंस था हमारा वर्डप्रेस डेवलपर को आउटसोर्स करना प्रोजेक्ट, तो इस बार हमने बहुत ही सोच समझ के एक वर्डप्रेस डेवलपर को हायर करा था। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है इस बार, और हमारे वेब वाइटल्स बहुत ही इम्प्रूव हुए हैं। तो हमारी साइट की स्पीड भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। तो ये एक चीज़ हमने करी है विच आई थिंक हेल्प अ लॉट टू इम्प्रूव आवर ट्रैफिक एंड रैंकिंग। तीसरी चीज़ जो करी है वो है हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम USA, तो स्टाइल गाइड मेंटेन करना,
इंग्लिश पे ध्यान रखना, जैसे हमारा आर्टिकल्स है तो वी फोकस ऑन वी राइट अमेरिकन इंग्लिश। तो ऐसी काफ़ी थोड़ी बहुत वो भी चीज़ें हैं जो हेल्प करती है कहीं ना कहीं टू इम्प्रूव ACO, टू इम्प्रूव ट्रैफिक, टू इम्प्रूव रैंकिंग। तो मिस्टर ध्वनिश, मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंगली ब्लॉगिंग में सबसे इजी चीज़ क्या है और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क क्या है? ओके, अकॉर्डिंग टू मी जो मेरे लिए था सबसे इजी वो था ब्लॉग को सेटअप करना। इट वाज लाइक एक डोमेन नेम रजिस्टर करना है, फिर उसको एक अच्छे से सर्वर पे होस्ट करना है, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, एक अच्छी सी थीम फाइंड करके उसको इंस्टॉल करके थोड़ा अपने हिसाब से लुक एंड फील देना है, एंड देन बूम वी आर रेडी टू गो। तो ये बहुत ही ईजी टास्क है। आई थिंक वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग, बट उसके बाद हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट है। कंटेंट रिसर्च करना, क्योंकि आज की तारीख में, आज की अगर बात करें तो बिकॉज हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर हम फाइंड करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हर किसी ने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हर एक टॉपिक पे हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल शायद लिखे हुए हैं। तो हमारा वैल्यू ऐड करना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आना, एक क्राउड में से अलग के निकल के आना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर आज की इट वाज ईजी टू ऑब्टेन एंड सस्टेन रैंकिंग इन गूगल। आज की तारीख में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब पहले थोड़ा बहुत ACO कर लिया, ये कुछ ACO स्टेप्स कर लिए तो इट वाज इजी, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स भी उस टाइम को बहुत कम थी। तो आज की तारीख में कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्टेनिंग एंड सस्टेनिंग रैंकिंग इन गूगल इज़ अगेन अ डिफ़िकल्ट टास्क नाउ डेज। एंड देन थर्ड थिंग इज़ बिकॉज पहले हम 2 ही थे, तो नाउ वी आर टीम ऑफ 20+ पीपल। उस अलावा भी हमने काफ़ी सारे लोगों से काम करा है, राइट, काफ़ी फ्रीलांसर से काम कर रहा है। तो मेन जो तीसरी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टू डील विथ पीपल। हमने वर्डप्रेस डेवलपर्स के साथ भी काम करा था। तो हाँ, ये द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है वो है टू डील विथ पीपल, टू वर्क विथ पीपल, टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, टू एक्सप्लेन आवर कंसर्न्स। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि सबसे ईजीएस्ट टास्क तो है कि अपना एक डोमेन सेटअप करो, डोमेन परचेज़ करो और होस्टिंग सेटअप करो और एक अपना ब्लॉग तैयार कर दो। और आपके लिए जैसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है वो है कि मेन तो है कि कंटेंट लिख कर, कोई हट के कंटेंट लिख कर ट्रैफिक लाना और लोगों के साथ डील करना। तो ज़्यादातर लोग बेसिकली जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते तो यहाँ तक ही उनकी लिमिट रहती है। मैं देखता हूँ कि वो अपना ब्लॉग तो सेटअप कर देते हैं और उसके बाद कंटेंट लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है और 2-4 कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। राइट। जैसे कि आपने बताया कि आपकी टीम में 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो जो आपकी टीम है वो किस टाइप का टास्क हैंडल करती है? ओके, नाउ वी हैव अ टीम ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर जो हमारे फीचर्ड इमेज हैं यूट्यूब के थंबनेल से वो बनाते हैं। देन वी हैव कॉपी राइटर्स जो हमारे इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के कैप्शंस लिखते हैं। देन वी हैव राइटर्स ऑन बोर्ड, ACO, देन सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज जो हमारे इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएट करते हैं। देन वी हैव कंटेंट क्रिएटर्स वो क्रिएट कंटेंट फॉर आवर यूट्यूब चैनल्स। तो इस कुल मिला के अभी 20 लोगों के साथ आई थिंक हम काम कर रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत हम ये ट्राई कर रहे हैं, वी नाउ नो मोर ट्रेडिशनल ब्लॉगर, वी ट्राई टू कैटर एप्पल इंथुजियास्ट थ्रू सोशल मीडिया, खास करके उसमें इंस्टाग्राम, देन यूट्यूब एंड पॉडकास्ट। सो वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द फुटप्रिंट ऑफ ट्रेडिशनल ब्लॉग। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी 20+ की टीम में डिफरेंट टास्क आप हैंडल करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है आपकी टीम में वो सोशल मीडिया के लिए भी काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप आपके ब्लॉग को सोशल मीडिया पे भी लेके गए हैं, और क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे लेके जाना भी बहुत ज़रूरी होता है, न सिर्फ आपके ब्लॉग की ग्रोथ के लिए, लेकिन सोशल मीडिया से भी आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो यही रीज़न है कि आपकी जो बड़ी सी टीम है वो अलग अलग टास्क को हैंडल करती है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, और भी कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट। तो मिस्टर ध्वनिश, जैसे कि मैं देख रहा था कि आपका जो मैक्सिमम ट्रैफिक है आपके ब्लॉग का वो US का है। तो अगर कोई बिगिनर है जिसको ब्लॉग अपना स्टार्ट करना है और उसको US टारगेट करना है, तो उसकी मेन स्टेप्स क्या होना चाहिए ताकि उसका जो ब्लॉग है वो US में टारगेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रैंक US में करें? ओके, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डू दिस। सबसे पहली चीज़ है जो है वो नीश। हमें जो नीश पे काम करना है, हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है उसकी ग्लोबल अपील है कि नहीं।
राइट, तो वो फिगर आउट करना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ब्लॉग है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजीज़ की ग्लोबल अपील है, और यूएस अगेन उसमें डोमिनेंट कंट्री है, तो हमारे लिए वो काम करता है। तो हमें ऐसा नीश फाइंड करना है जिसकी ग्लोबल अपील हो और यूएस उसमें डोमिनेंट करता हो। दूसरी चीज़ हम जो कर सकते हैं वो है वी रजिस्टर .com डोमेन नेम। ऐसे डोमेन्स ज़्यादातर ग्लोबल सर्च इंजिन्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं, जैसे हमारा जो ब्लॉग है वो यूएस सर्वर में होस्ट है, जियोग्राफिकल लोकेशन जो सर्वर है उसका यूएस है, तो वो भी एक अलग से थोड़ा हेल्प करता है। उसके अलावा थोड़ा वो ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हम आर्टिकल द वे वी राइट आर्टिकल्स, वो हम ज़्यादातर फोकस करें अमेरिकन इंग्लिश पे। जैसे लेटली वी स्टार्टेड टू ऑप्टिमाइज अवर ब्लॉग, जो राइटिंग स्टाइल है हमें अमेरिकन स्टाइल पे फोकस करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे सर्च टर्म्स होते हैं वो अमेरिका में डिफरेंट होते हैं, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा बहुत वो फोकस करना होता है। तो देर आर नंबर ऑफ वेज टू फोकस ऑन राइटिंग, रजिस्टरिंग डोमेन नेम से लेके होस्टिंग सर्वर से लेके द वे वी राइट आर्टिकल्स। सो हाँ, दूसरी एक चीज़ हम कर सकते हैं, ट्राई टू गेन लिंक्स फ्रॉम यूएस साइट्स। सो देर आर नंबर ऑफ वेज टू गेट मैक्सिमम एक्सपोजर फ्रॉम यूएसए। काफ़ी अच्छे टिप्स बताए आपने उन लोगों के लिए जो कि इंडिया में रहकर अपना जो ब्लॉग है यूएस में टारगेट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये टिप्स। थोड़ा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा प्रीतम कि एक दूसरा भी चीज़ है, छोटी सी बात है कि जब आप कंटेंट लिखते हैं आपकी साइट पे, इफ़ यू वांट टू टारगेट यूएस ऑडियंस, तो आपको शायद पता रहेगा कि यूएस और यूके का इंग्लिश थोड़ा डिफरेंट रहता है। हाँ, तो वाइल एट द टाइम ऑफ राइटिंग कंटेंट इफ़ यू फोकस ऑन अमेरिकन इंग्लिश, तो थोड़े चांसेस आपके बेटर है कि आपका यूएस का ट्रैफिक बेटर आए। राइट, ये एक चीज़ मेरे को थोड़ा ऐड करने जैसा लगा, बिकॉज ज़्यादातर हमारा इंडियन इंग्लिश जो है ना वो ब्रिटिश मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा है ब्रिटिश इंग्लिश का, राइट। जैसा हमने ज़्यादातर देखा है थ्रू आउट आवर जर्नी, तो थोड़ा हमारा इंग्लिश का इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इंग्लिश इन्फ्लुएंस हो ही जाता है, तो वो एक थोड़ा फोकस करना ज़रूरी होता है वहाँ पे। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि जो हम कंटेंट लिखते हैं तो उसका जो स्टाइल है तो वो यूएस का स्टाइल होना चाहिए। उसके लिए मेरे ख्याल से स्टाइल गाइड भी आती है यूएस के हिसाब से, तो उसको बंदा रेफ़र कर सकता है, राइट। ओके, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या जो कोई अगर बिगिनर से जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए कितना पोटेंशियल है ब्लॉगिंग में भी? इसका आंसर हाँ में भी है और ना में भी है, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर देखें और अगर हम गूगल भी करें व्हाट इज़ अ ब्लॉग, तो इट्स नथिंग बट एन ऑनलाइन जर्नल ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्प्ले करते हैं इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ब्लॉग इज़ नथिंग बट ऑनलाइन जर्नल, वट एवर वी हैव बीन राइटिंग वो हम अपने वेब पे पब्लिश करते हैं और वहाँ पे वो रीडर्स पढ़ते हैं। हाँ, माध्यम बदलते जा रहे हैं, द वे वी कंज्यूम कंटेंट। आज की तारीख में पीपल प्रीफर टू वॉच वीडियोस कंपेयर टू रीडिंग लेंथी आर्टिकल्स। जैसे हमारे ब्लॉग में बनता है कि वो एक छोटा सा हाउ टू है, तो उसको लिखने में इतना पढ़ने में इतना टाइम चला जाएगा, बट वही हम 1-2 मिनट के वीडियोस में देख लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। देन यूट्यूब शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, तो न्यू प्लेटफॉर्म्स आर इमर्जिंग, बट आई थिंक मोर और लेस सभी एक ब्लॉगिंग के तरीके ही हैं। तो इफ़ आई एम अ राइटर एंड पैशनेट अबाउट राइटिंग, सो आई कैन स्टार्ट अ ट्रेडिशनल वेब ब्लॉग। If I am comfortable in front of camera, so I can start a YouTube channel. I can create a content through Instagram, through making carousels, reels, etc. If I just love to talk about my passion, my interest area, so I can even start a podcast. So हाँ, एक तरीके से माध्यम बदलते जा रहे हैं, बट ब्लॉगिंग के माध्यम बदलते जा रहे हैं, बट ब्लॉगिंग वहीं का वहीं है। द वे वी कंज्यूम कंटेंट वो चेंज होते जा रहे हैं, तो हमें अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। मुझे किस में इंटरेस्ट है? आई वॉन्ट टू लव राइटिंग, आई एम कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम जस्ट लव टू टॉक अबाउट माई पैशंस। तो उस हिसाब से हम अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ब्लॉगिंग में अभी भी पोटेंशियल है, और आपके अकॉर्डिंगली ब्लॉगिंग में पोटेंशियल हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के अलावा भी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, जैसे आपने बताया यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स है, तो
तो आज के हिसाब से अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसे कितना टाइम लग सकता है ब्लॉगिंग में सक्सेस के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप क्या दोगे उसे ब्लॉगिंग के लिए? कितना टाइम लग सकता है किसी भी ब्लॉग को सक्सेस जाने में? एक्चुअली ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, या बोल सकते हैं कि इसका आंसर थोड़ा सा देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई थंब रूल तो है नहीं कि आप ये ब्लॉग चालू करो तो आपको 1 महीने 10 दिन में या 15 दिन में आपको उसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका पैशन कितना है, आपका कंसिस्टेंसी कितना है, आपका नीश क्या है। तो ये जो है एक्चुअली कि कितने टाइम में सक्सेस देख पाएगा कोई भी अगर ब्लॉगिंग चालू करे तो मेरे ख्याल से वो मेजरली डिपेंड करता है उसका नीश क्या है और उसका कंसिस्टेंसी क्या है। ऑफ कोर्स जो उसका कंटेंट क्वालिटी है दैट विल आल्सो सपोर्ट द सेम, कि वो कब तक उसको सक्सेस देखने मिल सकता है। तो ये शायद वेरी हो जाएगा नीश टू नीश, कि वो कब तक उसको कोई भी ब्लॉग में ट्रैफिक आना शुरू होगा। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि वैसा कौन सा चीज़ है, तो आपको शायद पता होगा गूगल एडवर्ड में पीपीसी करके आता है, पे पर क्लिक। तो हमने भी अपने हिसाब से वो पीपीसी को रीडिफाइन किया है। पैशन, फिर पैशंस और कंसिस्टेंसी। वो बंदे में पैशन कितना है किसी भी चीज़ को लेके। वो अगर किसी भी चीज़ पे ब्लॉगिंग करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसका पैशन कितना है। दूसरा रहता है कि वो पेशेंस कितना है बंदा, वो कब तक धीरज हो नहीं सकता है, मतलब कब तक वो वेट कर सकता है किसी भी चीज़ को। लाइक इट टेक्स टाइम, राइट? रोम वॉज नॉट बिल्ड ओवरनाइट, आपने शायद सुना होगा। yes. हाँ, कि 1-2 दिन में तो झोपड़े बनते हैं, महल बनना है तो टाइम लगता है। सेम गोज हियर, कि उसमें पैशंस कितना है और वो अपने पैशन को कंटिन्यू करते हुए न पैशन को खोते हुए वो कब तक कंसिस्टेंट रह सकता है। तो वो कंसिस्टेंसी कितना मेंटेन करता है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे, कि उसको सक्सेस कब तक मिलेगा। बहुत ही बेस्ट एडवाइस दिया आपने। जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, पीपीसी, अपना पहले पैशन देखो, फिर उसके बाद पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों के साथ आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये तीनों की बहुत ही पावरफुल चीज़ बताई आपने बेसिकली। और मैं भी एक्चुअली बहुत सारे लोगों को यही एडवाइस रखता हूँ कि आपको आपका पैशन फॉलो करना है, फिर आपको पेशेंस रखना है, और उसके बाद कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको सक्सेस झक मार के मिलेगी। राइट? करेक्ट। एक्चुअली दैट्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस सो फार। राइट। तो जैसा कि मैं देख रहा था कि आपका ब्लॉग का जो मेन ट्रैफिक है, मेजर ट्रैफिक यूएस से आता है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे डॉलर्स भी आते होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मंथली ब्लॉगिंग इनकम के बारे में, या एक फेयर आइडिया आप दे सकते हैं इसके बारे में? मैं नंबर पे ना जाऊँ, बट इट्स रियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू आंसर, बिकॉज द काइंड ऑफ डोमेन जो डोमेन में हम काम कर रहे हैं तो बहुत ही अप्स एंड डाउन रहता है। ये महीने की इनकम ये है तो नेक्स्ट मंथ की इनकम वी कैन नॉट इवन इमेजिन क्या होगा डिफरेंस। बिकॉज व्हाट हैपन्स इज हमारे डोमेन में ट्रेंड्स भी बहुत फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल की इवेंट रहती है सितंबर, मिड सितंबर में या एंड ऑफ सितंबर में, और लास्ट क्वार्टर वर्क्स रियली बेस्ट फॉर अस बिकॉज एप्पल ने अभी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं, एडवर्टाइजर्स पुटिंग हेल अमाउंट ऑफ मनी एडवर्टाइजिंग देन प्रोडक्ट्स। तो इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एंड रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर रिमेन्स अमेजिंग। बहुत ही अच्छा ट्रैफिक, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू। जैसे ही वो लास्ट क्वार्टर खत्म होता है तो फर्स्ट क्वार्टर ऑलवेज रिमेन्स स्लो व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक एंड रेवेन्यू। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो प्रोडक्ट्स खरीदने थे खरीद लिए, बहुत सारे लोगों ने जो, और छुट्टियों का माहौल भी रहता है थोड़ा बहुत जनवरी तक, क्रिसमस के बाद थोड़ा बहुत वो रहता है। एडवर्टाइजर्स ने भी बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। तो नाउ इन द फर्स्ट क्वार्टर दे डोंट स्पेंड दैट मच मनी ऑन देयर प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में। तो फर्स्ट क्वार्टर हमेशा स्लो रहता है व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक एंड रेवेन्यू। तो उसके चलते भी समटाइम्स कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलते रहते हैं, तो ट्रैफिक अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। तो हाँ, बट नो, वी आर नाउ हैविंग ए 20+ टीम। उसके अलावा होस्टिंग, नो क्लाउड सर्विसेज, अदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिला के अगर हम देखें तो ब्लॉग आज की तारीख में भी फीड ऑल ऑफ अस वेरी वेल।
सो हाँ, इट वर्क्स रियली वेल, बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू कर रहा है, हम सभी को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। आप दोनों 9 साल से पार्टनरशिप में हो, एक ही ब्लॉग पर आप काम कर रहे हो, तो कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हुआ है आप में, या कुछ झगड़ा अनबन इस तरह से कुछ होता रहता है आप दोनों में? अच्छा, आपने पूछा है कि कभी झगड़ा हुआ है क्या? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी है मैं बता रहा हूँ, ऐसा शायद कोई वीक शायद ही ऐसा गया हो कि झगड़ा नहीं हुआ है। आई एम नॉट श्योर एंड ध्वनेश माइट ऑल्सो नॉट बी श्योर कि इसको झगड़ा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, डिबेट होता है। जो थर्ड पर्सन बैठा है उसको शायद लगता है कि ये झगड़ा ही है, राइट। मगर वो ऐसा दैट इज नॉट द केस ऑल द टाइम। वो जो भी हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद जो भी आउटपुट निकल के आता है वो आई गेस ब्लॉग के इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट ही होता है। और शायद ध्वनेश में एलोबरेट कि झगड़ा होना या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों जरूरी है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं है और बस वैसे ही काम करे जा रहा है तो वो फिर नो वी आर नॉट गोना ग्रो, राइट, क्योंकि सामने वाला का ओपिनियन क्या है वो निकल के ही नहीं आता है, राइट। बट बस वैसे ही बस काम करे जा रहे हैं, वैसा हो जाता है फिर। तो जब हम नाउ वी आर 20+ पीपल, तो वहाँ पे भी वैसा ही है, इट्स लाइक अ कोलैबोरेटिव वर्क most of the time, right? And within the team sometimes काफ़ी टीम मेंबर्स के साथ कभी कभी हम आर्ग्यूमेंट्स में उतर जाते हैं, right? But end of the day best arguments always win। तो ये रहता है। आज सुबह ही इंटरव्यू के राइट बिफोर इंटरव्यू हमने झगड़ा किया था बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंड अगेन वी आर सिटिंग टुगेदर। तो हाँ, कभी ये नहीं हुआ कि भी इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण जो हम कर रहे हैं उसमें हैम्पर होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रस्ट वी हैव ओवर द ईयर्स। तो वो चलते कभी ऐसी कुछ दिक्कतें नहीं आती कि भी iGeeks ब्लॉग का फ्यूचर का क्या होगा या हमारे फ्यूचर का क्या होगा। वी कीप ग्रोइंग, वो चलता रहता है। एंड समटाइम्स इट्स ओके, मतलब समटाइम्स इट्स गुड एक्चुअली टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट वो मतभेद होना ज़रूरी है, बट मनभेद होना वो दिक्कत कर देता है, तो वो एक्चुअली नहीं है, तो वो सही है। सो जैसा आपने बताया कि लाइक एनी अदर पार्टनरशिप, यहाँ पर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन वो हमेशा जैसा आपने बताया कि बहुत बार पॉजिटिव वे में ही उसका जो भी कंक्लूजन निकलता है। तो लास्ट में जाते जाते आप क्या मेरी ऑडियंस को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, या ऐसे लोगों को जो कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस? डेफिनेटली जो भी मैं बताऊंगा वो हमारे खुद के एक्सपीरियंस से ही है। जैसे हमने अभी ही बात करा PPC, पैसन, कोई भी चीज़ पे पैसन होना, अगर वो इफ़ यू हैव फिगर इट आउट तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। देन उस पर काम शुरू करें। देन उसके बाद पैशंस होना भी इतना ही ज़रूरी है, एंड कंसिस्टेंसी। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके अलावा डोंट स्टार्ट ब्लॉगिंग जस्ट बिकॉज एवरीवन इज़ डूइंग इट। आपको उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको जो पैशन है जिसमें वो होना ज़रूरी है। एंड डोंट स्टार्ट एज अ फुल टाइम, जैसे हमने शुरू करा था स्टार्ट इट एज अ साइड हसल। आपके फ्री टाइम में वीकेंड्स पे जैसे भी हो वैसे शुरू करें, लेट इट ग्रो, उसको ग्रो होने दे, उसको टाइम दे। जब लगे कि हाँ ये सही समय है तब जाके आपको उसको फुल टाइम परस्यू करें। वैसे ही बस एवरीवन इज़ डूइंग इट तो मैं भी वही करूँगा, इस हिसाब से ना करें, राइट। और दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है फाइंडिंग द राइट वन। जैसे मी एंड जिग्नेश आर द राइट पार्टनर्स फॉर ईच अदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम्स अकेले मतलब होता है ना, आई थिंक जिग्नेश कैन रिलेट इट मोर के अकेले अगर चले हैं तो कितने दूर तक जाएंगे, अगर साथ चले हैं तो कहाँ तक जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड अगर पार्टनर्स भी नहीं है तो नो फाइंड द राइट पीपल फॉर यू, लाइक माइंडेड पीपल फॉर यू। तो बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों पे हर एक किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो फाइंडिंग द राइट पीपल वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर राइट पार्टनर मिल जाए तो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अच्छा है। तो मेन चीज़ ये है कि साइड हसल से शुरू करें, PPC को ध्यान में रख के चलें, एंड फाइंड द राइट पीपल।
ओके तो बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने। जैसे कि आपने बताया कि अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो फुल टाइम ना करें, एक साइड हसल की तरह करें, और अगर उनको लगता है कि इसमें ग्रोथ हो रही है तो फ्यूचर में इसको फुल टाइम बनाने के लिए वो सोच सकते हैं। और ब्लॉगिंग अगर अकेले ना करते हुए किसी पार्टनर को साथ में लेके करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। और आपका जो पीपीसी है, जो आपका नया फुल फॉर्म है पीपीसी का, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। पैशन और पैशंस और कंसिस्टेंसी, राइट। सो बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। सो थैंक यू मिस्टर जिग्नेश एंड मिस्टर ध्वनेश, आप इस इंटरव्यू में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस, इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हमारी ऑडियंस को। और जो भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको ज़रूर इस इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you very much, Pritam. It was a pleasure to be with you on this show. It was enjoying session. And thank you again for having such opportunity because हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट ब्लॉगिंग के बारे में जो हमारा सेकंड पैशन है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलती हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ रेयरेस्ट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्पीक अबाउट ब्लॉगिंग। सो थैंक यू।